अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यूँ है कि आज हम इंशाल्लाह फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है क्या। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ये है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर आपका सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, राइट। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर आपका सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, उसके लिए हमारे पास कुछ प्लॉट्स होते हैं कि अगर ये फ्रीक्वेंसी की रेंजेस हों तो फिर हमारा सिस्टम स्टेबल हो सकता है, फिर हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है, वगैरह वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ बताऊं। अभी तक हम लोग जो प्लॉट्स बनाते आ रहे हैं, हम लोग स्टेप रिस्पॉन्स को देखते थे। हम लोग मतलब स्टेप को ही देखते आ रहे हैं, या मैक्सिमम हम लोगों ने इम्पल्स को देखा है। तो स्टेप में फ्रीक्वेंसी को जज करना मतलब नहीं हो सकता। स्टेप रिस्पॉन्स कांस्टेंट ज़्यादा होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी वाली कोई बात होती नहीं है। मतलब उसमें ना कोई क्रस्ट आता है ना कोई ट्रफ आता है, वो एक कांस्टेंट चीज़ है आइडियली जो हमारा स्टेप रिस्पॉन्स होता है ना। तो जब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस करेंगे तो हम अपने इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर तो नहीं, मतलब इस आर्टिकल के अंदर, इस टॉपिक के अंदर साइनोसाइडल वेव को स्टडी करेंगे कि भाई साइनोसाइडल वेव है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी में किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। ओके, तो अब ज़रा स्टार्ट करते हैं। बाकी ये सारी की सारी कहानियाँ मैं वही आपको मतलब वर्बली बता रहा हूँ, जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ये पढ़ लीजिएगा, कोई इसमें ऐसा सच इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अलबत्ता जो ये बात आती है मैं इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। हम लोग यहाँ पे जो चीज़ देख रहे हैं ना, मतलब इस जगह पे ये जो आपको नज़र आ रहा है m1 cos समथिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, जिसको हम लोग कहते हैं फेजर्स। तो ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसमें m1 जो इसका मैग्नीट्यूड है और ये जो इसका फेज़ एंगल है, ये क्या चक्कर है। बेसिकली अगर आपको इनपुट दी जाए f, जो कि है m i cos ओमेगा t प्लस फाई, ठीक, और आपकी जो आउटपुट है वो है m आउट cos ओमेगा प्लस फाई आउट, लेट्स से इस तरह से हमारे पास आ जाता है। तो ये गुजर रहा है m इंटू ओमेगा और फाई इंटू ओमेगा, जो कि आपके सिस्टम का मैग्नीट्यूड और फेज़ एंगल है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ m i ओमेगा एंगल f i इंटू ओमेगा, यानी कि ये जो cos ओमेगा t प्लस फाई है ना, इसको मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको हम लोग कहते हैं फेज़र फॉर्म। फेज़र फॉर्म में ये जो m i है ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये जो फाई i है यानी कि इनपुट का फेज़ एंगल, ये इसका फेज़ एंगल है। तो आपके पास हर सिस्टम का एक मैग्नीट्यूड होता है और एक फेज़ एंगल होता है। साइनोसाइडल वेव्स जितनी भी हैं आप लोगों के पास, साइनोसाइडल इनपुट हो या आउटपुट हो, वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, जिसको दूसरे तरीके से फेज़र से अगर लिखा जाए तो मैग्नीट्यूड इंटू एंगल फेज़, जो इसका फेज़ एंगल होता है, राइट। अब मैं एक छोटी सी कुछ आपको इस तरह की एग्जांपल्स बता दूं। आपके अंदर इस तरह से भी हो सकता है कि एक आपके पास इनपुट साइनोसाइडल वेव हो, जिस तरह से आपके पास पर्पल वेव है, तो आउटपुट के अंदर आप इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए। जिस तरह हम लोग गेन वगैरह बढ़ाते आ रहे हैं, जो एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा था, तो ये क्या हुआ, ये आपके सिस्टम का गेन बढ़ गई, सिस्टम की आउटपुट बढ़ गई। इसको हम लोग कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, राइट। इसका जो आउटपुट है इसका एक ख़ास मैग्नीट्यूड होगा। ओके, तो इस वाले सिस्टम के अंदर ये जो m है ना, m इसका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। m i इस पर्पल वाले का मैग्नीट्यूड है और m आउट इस ब्लू वाले का मैग्नीट्यूड है। अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये पर्पल इनपुट है और ब्लू आउटपुट है। इस लाइन को ज़रा बार बार समझने की कोशिश करना, दोबारा प्ले करना, अगर मैंने अल्फाज में ज़रा थोड़ा आगे पीछे किया हो माहौल। तो मेन थीम यही है
अब ज़रा इसको आगे चलते हैं कि ये तो हो गई ना मैग्नीट्यूड की बात। अब ये फेज़ एंगल क्या चीज़ है? फेज़ एंगल ये है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपकी आउटपुट है वो इनपुट के साथ नहीं होती, उसमें थोड़ा सा शिफ्ट आया होता है, उसका फेज़ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 60 डिग्री का फेज़ शिफ्ट है इनपुट और आउटपुट में। अगर इमेजिन करें कि ये इनपुट है और ये आउटपुट कर्व है, इन दोनों के दरम्यान में 60 डिग्री का फेज़ शिफ्ट है, राइट। तो इस एग्जांपल के अंदर आपके पास मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, फेज़ शिफ्ट नहीं हुआ। इस एग्जांपल के अंदर आपके पास मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन फेज़ शिफ्ट हुआ है, ओके। अब ये जो मैं तीसरी आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ ना, इस डायग्राम में आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ है और फेज़ शिफ्ट भी हुआ है। मैं ये जो ब्लैक डॉटेड है इसको मैं इमेजिन कर लेता हूँ आउटपुट, और ये जो ब्लू है इसको मैं इमेजिन कर लेता हूँ इनपुट, राइट। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के दरमियान में फेज़ शिफ्ट भी है 90 डिग्री का, और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ है, मतलब ये थोड़ी सी बड़ी है जो ये कर्व है, ओके। तो इनपुट और आउटपुट के दरमियान में जितना फ़र्क होगा फेज़ एंगल का और मैग्नीट्यूड का, आपकी आउटपुट उसी हिसाब से लिखी जाएगी, राइट। अब ये आपके पास इनपुट है mi ओमेगा और इसका फेज़ एंगल है phi i ओमेगा। ये एक सिस्टम से गुजरी, उस सिस्टम का मैग्नीट्यूड है m और इसका फेज़ एंगल है phi। जो आउटपुट होगा m आउट होगा उसका मैग्नीट्यूड, और उसका जो फेज़ एंगल होगा वो होगा phi आउट। इसमें ज़रा पकड़ते हैं इसको, इसी चीज़ को देखो, mi था इसका मैग्नीट्यूड और इसका फेज़ एंगल था phi i। ये गुजरा m से और phi से, इसका आउटपुट हो गया m आउट जो कि प्रोडक्ट होगा mi और m का, राइट। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, m आउट जो है ये प्रोडक्ट होगा mi और m का, और इसका जो फेज़ एंगल है वो इन दोनों फेज़ एंगल्स का सम होगा, यानी कि phi आउट जो है दैट हैज़ टू बी द सम ऑफ phi इनपुट प्लस phi। गॉट इट? बार बार इस लाइन को समझना दोबारा प्ले कर करके। वैसे ये कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग जो दूसरे पावर के कोर्सेज पढ़े हैं या अगर आप लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर्स को भी पढ़ा है तो फेजर्स को आप काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके होंगे। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, नहीं भी पता तो मैं बता दूँ, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। एक्सक्यूज़ मी, मुझे कॉल आ रही है जो कि मैं बाद में सुनूँगा। तो एनीवेज़ अब ज़रा देखते हैं m आउट और इसका एंगल phi आउट, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो m और mi का प्रोडक्ट है, और इसका जो फेज़ एंगल है वो दोनों यानी कि सिस्टम का और इनपुट के फेज़ एंगल का सम है। गॉट इट? तो ये इस तरह से आपका जो फेजर्स का कॉन्सेप्ट है ये काम करता है। लेकिन फिर हम ज़रा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं वापस। ये इसके कुछ इनिशियल्स थे तो वो बता दिए गए, उम्मीद है समझ भी आए होंगे। बार बार इसको देखें, नहीं समझ आती तो मुझसे पूछें। अब हम ज़रा अपने फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट्स की तरफ आते हैं। हम ज़रा 3 तरह के प्लॉट्स देख रहे हैं, बोडे प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट और निकोल्स चार्ट, राइट। ये प्लॉट इस तरह के हैं कि लेट से मैं बोडे की अगर बात करूँ, बोडे डायग्राम बेसिकली 2 तरह के प्लॉट्स होते हैं। एक प्लॉट होता है मैग्नीट्यूड का और दूसरा प्लॉट होता है आपके पास फेज़ एंगल का, राइट। इस चीज़ का नाम बोडे प्लॉट है और ये लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर बनाया जाता है। ये इस तरह का जो आपके पास लॉगरिथमिक टेबल होता है ना, इसके ऊपर ये प्लॉट किया जाता है, बोडे प्लॉट इसको कहते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, नीचे आपके पास है फ्रीक्वेंसीज़। मैं 1 मिनट, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। नीचे है आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसीज़। ये ऊपर वाला जो है ये मैग्नीट्यूड का प्लॉट है, नीचे वाला आपके पास फेज़ एंगल का प्लॉट है, राइट। मैग्नीट्यूड का प्लॉट क्या है कि एट 10⁻�0 यानी कि जब 1 रेडियंस पर सेकंड फ्रीक्वेंसीज थी तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड था वो था 0 और आपके पास जो फेज़ एंगल था वो था 0 से ज़रा कम। अगर ये 50 है तो ये मेरे ख्याल से -7-8 होगा इसका फेज़, 7-8 डिग्री,
या अगर रेडियन में बात करें तो रेडियन होगा, व्हाटएवर जो भी है। तो ये इसका इस पॉइंट के ऊपर फेज़ एंगल होगा। इसी तरह अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं 10⁻1 के ऊपर, तो ये जो पॉइंट आ रहा है, आई होप कि मैं माउस उसी जगह पे रखा हुआ, ये है इसका मैग्नीट्यूड, जो कि मेरे हिसाब से तकरीबन -10 बन रहा है। -10 डेसिबल इसका मैग्नीट्यूड होगा एट 10⁻1 यानी कि 10। और यहाँ पे जो इसका फेज़ एंगल है वो -150 है डिग्रीज़। ओके, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये इस तरह का आपका प्लॉट होता है, इसको हम लोग कहते हैं बोडे प्लॉट्स। जब हम इसको ड्रॉ करना सीख लेंगे तो फिर हम बाद में समझेंगे कि भाई कौन सी फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर आपका सिस्टम स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, कि भाई आपने सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है जब वो अनस्टेबल हो जाए। मतलब स्टेबिलिटी भी तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना अपने सिस्टम में थ्रू आउट। तो इसके जो स्टेबिलिटी मार्जिन्स है ना, वो फिर हम बाद में जब कमिंग लेक्चर में बॉडी प्लॉट को डिटेल्स में पढ़ेंगे तब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई स्टेबिलिटी कब ख़राब होती है इसकी। तो सो फार सो गुड। ओके, आगे चलें फिर। ये मैंने आपको बता दिया लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर ये बॉडी प्लॉट ड्रॉ किया जाता है। खैर हम लोग मैटलैब में ही करेंगे। अब हम ऐसा करते हैं, ज़रा कोई सिंपल सी एग्ज़ाम्पल लेके बॉडी प्लॉट ड्रॉ करना सीखते हैं। आप लोग ये बात ज़हन में रखें कि मोस्ट प्रोबेबली अगले क्विज़ में मैं आप लोगों को बॉडी प्लॉट ड्रॉ करने के लिए दूँ घर से। हर स्टूडेंट को डिफरेंट सिस्टम दे दूँगा कि भाई आपने अपने सिस्टम के एतबार से बॉडी प्लॉट ड्रॉ करके आना है। तो वो आपको आना चाहिए। बॉडी प्लॉट में आपसे इंशाल्लाह वाइवा में भी पूछूंगा। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं कर सकते क्योंकि ज़ाहिर है अब इतना बड़ा प्लॉट आप लोग हाथ से नहीं बना सकते, आपको अभी अंदाज़ा हो जाएगा। मेनली मैटलैब में ही काम होता है, लेकिन बनाया कैसे जाता है वो सिखाने के लिए बेसिक लेवल की एग्जांपल्स करवाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप पूरा दिन बैठे रहेंगे, आपसे फिर भी नहीं बनेगा अगर एक एक पॉइंट आप लेते रहेंगे। तो बड़ा प्लॉट होता है, इतनी आसान है, मतलब समझना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है प्लॉट ड्रॉ करना। तो सबसे पहले आप देखो कि जो आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन होता है ना, कोई भी आपके ट्रांसफ़र फंक्शन है, उसको हम ना कुछ डिफरेंट फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट। ट्रांसफ़र फंक्शन को डिफरेंट फैक्टर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। लेट्स से ये आपके पास जी ऑफ एस है, ठीक, एक आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन है। इसका पहला मैं फैक्टर बना देता हूँ ये वाला जो 20 है, जिसको मैं कहता हूँ ये गेन है, ठीक। ये जो 20 लिखा हुआ है ना, इसको मैं कह देता हूँ कि ये गेन का फैक्टर है। साथ ये जो 3s+1 है, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर है क्योंकि ये इसी फॉर्मेट में है, j⍵t+1 इसी फॉर्मेट में है ना, मतलब समथिंग +1 और वो जो है ना s के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो फॉर्मेट इसका वही है। इसी तरह s+1 भी, ये भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर है। s² + 5s+2 ये आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। और ये जो s है ना, s, ये आपके पास इंटेग्रल या डेरिवेटिव फैक्टर हो सकता है अगर सिंपल s है तो। इस सिचुएशन के अंदर ये डेरिवेटिव फैक्टर है। आप लोगों को पता है कि इंटेग्रल फैक्टर है। आप लोगों को पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव इज़ s एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल इज़ 1/s, राइट। तो इस केस के अंदर ये चूँकि डिनोमिनेटर में है, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि ये जो 1/s है मेरे पास, ये एक इंटीग्रल फैक्टर है। ओके, वंस अगेन आई रिपीट, हाँ फैक्टर, ये फैक्टर जो वर्ड आया हुआ है, ये कहीं पे ये डेफिनेशन लिख लो, मैं ये बोल रहा हूँ, टू एक्सप्रेस एन एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, राइट। एक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना फैक्टराइजेशन कहलाता है, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास लफ्ज़ है 10, एक वर्ड है 10। अगर मैं 10 को लिखूँगा 5 × 2, तो ये 5 और 2 इसके फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं 10 को लिखूँगा 5 + 5,
यानी कि इस सम की फॉर्म में, तो ये इसकी टर्म्स हैं, ये फैक्टर्स नहीं हैं। फैक्टर का मतलब होता है उसको प्रोडक्ट की यानी कि मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में लिखना। ओके, तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई हो रहा है 3s+1 के साथ। तो एक फैक्टर है इसका 20, एक फैक्टर है 3s+1, एक फैक्टर है s, एक फैक्टर है s+1 और लास्ट फैक्टर है आपके पास s² + 5s+2। ओके, टर्म्स नहीं देखनी आपने, ये ऐड वाला साइन आ रहा है बीच में, ऐड नहीं देखना आपने, पूरा फैक्टर देखना है। और अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन इस फॉर्म में है s³ + 3s + 4s + समथिंग समथिंग, तो आपने उसको पहले फैक्टराइज करना है, यानी कि उसको पहले फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, डेरिवेटिव, इंटेग्रल या गेन के फैक्टर्स में पहले उसको फैक्टराइज करना है, इस फॉर्म में लेके आना है। राइट, आई एज्यूम यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पर आपके पास 20 जो है वो गेन फैक्टर है, 3s+1 आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर है, नीचे डिनोमिनेटर में s आपके पास इंटेग्रल फैक्टर है, s+1 भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर है, और इसी तरह s² + 5s+2 आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। गॉट इट? मुझे क्या पता गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि भाई जो आपके पास गेन का फैक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है। राइट, अब हम कर पता है क्या रहे हैं, हम कर इस तरह रहे हैं कि हम लोग इस पूरे के पूरे ट्रांसफ़र फंक्शन का हम लोग इंशाल्लाह प्लॉट करेंगे बोडे प्लॉट। राइट, एग्जाम्पल आगे आएगी। वैसे इन तमाम फैक्टर्स को अलग अलग पहले बताया जा रहा है कि भाई इस फैक्टर का किस तरह बोडे प्लॉट बनेगा, इस फैक्टर किस तरह बनेगा, तो ये इस तरह की चीज़ आ रही है। तो पहले हम ज़रा एक एक करके इनको पकड़ते हैं। ये जो 20 है आपके पास, अगर आपके पास सिंपली गेन हो तो फिर इसका जो बोडे प्लॉट बनता है ना वो सिंपली बनता है 20 log of k, वेयर k इज़ द गेन। ठीक, और इसका जो फेज़ एंगल होगा वो होगा 0। राइट, इसका बहुत सिंपल है, सबसे जो सिंपल है ना वो गेन का है। यानी कि अगर आपके पास इस तरह का कोई सिस्टम आता है तो आप सिंपली 20 log of 20 कर दें, आपके पास वहीं पे ही वो मतलब उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी उस पॉइंट के ऊपर कि भाई ये जो है ना इसका बोडे प्लॉट है। इफ़ k = 5, अगर आपके पास गेन ऑफ 5 तो 20 log of 5 आपके पास आता है 14 डेसिबल। तो इसका जो मैग्नीट्यूड के ऊपर है ना, जो मैग्नीट्यूड इसका प्लॉट है बोडे प्लॉट के अंदर, तो वो होगा 14 डेसिबल के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फैक्टर है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 0.1 to 10⁻⁹ ये हमेशा आपके पास 14 डेसिबल्स ही रहेगा। ओके, वैसे एक छोटा सा मैं सस्पेंस तोड़ दूँ स्टार्ट में ही, हमने एंड पे करना ये है कि जो मैग्नीट्यूड प्लॉट्स होंगे ना गेन के, डेरिवेटिव फैक्टर्स के, फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के, इन तमाम के ना हमने प्लॉट ड्रॉ करना है लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर, फिर एंड में उन सबको सम करना है। वो जो सम हुआ होगा ना वो आपके पास होगा इसका बोडे प्लॉट मैग्नीट्यूड का। इसी तरह फेज़ एंगल्स भी सबके हमने इसके ऊपर इंसर्ट करने हैं और फिर उन सबको सम करना है। चलो देखते हैं ज़रा आगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है मामला। तो अब के जो है ना, ये जो 5 है, आप यूँ समझ लें कि भाई s = सिग्मा + j⍵, जिस तरह एक वैल्यू होती है। तो सिग्मा की वैल्यू जो रियल पार्ट है वो तो हो गया 5, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास है 0। तो 5 जो होता है आपके पास, सिंपली आप अगर फेज़र पहले आपने पढ़ा हो, मैग्नीट्यूड आपके पास होता है √x² + y², और इसका जो फेज़ एंगल होता है वो होता है tan इनवर्स y/x। तो पहले जो अभी हमने मैग्नीट्यूड पढ़ा है इसका गेन का, तो गेन के अंदर अगर मैं लिखूँ s = सिग्मा + j⍵, तो रियल पार्ट के अंदर x तो आ गया, इमेजिनरी पार्ट है आपके पास 0, तो ये सिंपली आपके पास x ही रह जाएगा, यानी कि सिंपली k। तो अगर डेसिबल में इसको कन्वर्ट करना है तो 20 log के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 20 log of
दिस वैल्यू लिखूँगा तो वो आपके पास मैग्नीट्यूड आएगा। इसी तरह जो इसका फेज़ एंगल होगा वो होगा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। इस एग्जांपल के अंदर इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू तो 5 है, रियल पार्ट तो 5 है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट कोई नहीं है, तो टेन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है। अब आपको एक बात पता चल गई, अगर आपके पास गेन फैक्टर है तो गेन फैक्टर के अंदर जो मैग्नीट्यूड वाला ग्राफ है उसके अंदर सिंपली 20 log ऑफ के लिखना है, और जो आपके पास आंसर आएगा वहाँ पे आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, और इसका जो फेज़ एंगल होगा वहाँ पे 0 डिग्रीज के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन लग जाएगी। आई, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आगे चलें। अगला आपके पास आता है इंटेग्रल या डेरिवेटिव फैक्टर। ओके, अब पहले मैं ज़रा एज्यूम कर लेता हूँ डेरिवेटिव फैक्टर, यानी कि जी ऑफ एस इक्वल टू एस। पिछले जो मैंने एग्जांपल दी थी उसमें इंटेग्रल फैक्टर था, यानी कि 1 ओवर एस था, तो मैं ज़रा डेरिवेटिव फैक्टर ज़रा इमेजिन कर रहा हूँ जी ऑफ एस इक्वल टू एस। तो आपने क्या लिखना है, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, राइट? क्या लिखना है आपने, एस इक्वल टू जे ओमेगा। तो उसके बाद सिंपली इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 20 log ऑफ ओमेगा, और इसको जो फेज़ एंगल होगा वो होगा टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन 0। ओके, ये बहुत सिंपल सी बात। तो यहाँ पे आपने ये करना है कि 20 log ऑफ ओमेगा होगा ना आपके पास, तो अब ये जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ हैं, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.1 से लेके 10⁻⁹ तक, तो आपने सारी की सारी फ्रीक्वेंसी पहले 0.1 डालना है, 1 डालना है, 10, 100, 1000, 10⁴, 7, 9 जितने भी हैं ना आपके पास, आप इसके अंदर वैसे वैसे फ्रीक्वेंसीज डालते चले जाएंगे, और हर उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपके पास एक एक पॉइंट निकलता चला जाएगा। आपने सिंपली वो पॉइंट लगाते चले जाना है, जो आपके पास डेसिबल में आंसर आता चला जाएगा, एंड में उन सारों को मिला देना है, आपके पास मैग्नीट्यूड का ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, जब फ्रीक्वेंसी थी 0.1 तो मेरे पास आंसर आ रहा है -20, जब 0.2 -14, 0.8 -2, जब 1 0, तो मैंने सिंपली क्या किया, 0.1 के ऊपर मेरे पास -20 था, और इसी तरह 1 के ऊपर जो भी था 0 था मेरे ख्याल से, हाँ 1 पे 0 था। तो इस तरह से ना मैंने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के अंदर मैं डालता चला गया, और मेरे पास इस तरह से एक लाइन बनती चली गई, राइट? इस तरह से मेरे पास एक लाइन बनती चली गई। इस तरह से मेरा जो डेरिवेटिव फैक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, राइट? इस तरह से मेरा जो डेरिवेटिव फैक्टर होगा उसके मैग्नीट्यूड का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। सिंपली 20 log के अंदर जहाँ ओमेगा है यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसीज डालता चला जाऊँगा। मैंने एक्चुअली मैग्नीट्यूड लिया है जी ऑफ एस का, एस की जगह मैंने डाला हुआ था जे ओमेगा। ओके, तो रियल पार्ट आ गया यहाँ पे, सिंपली जे ऑफ ओमेगा, रियल पार्ट सॉरी 0 है, मैग्नीट्यूड होता है एक्चुअली √x² + y²। अब रियल पार्ट इसका था 0, ठीक है? यहाँ पे एक्चुअली आता पता क्या है, यहाँ पे ये जो ओमेगा लिखा हुआ है इधर आपके पास आता है, अगली मैं ज़रा क्लियर करके लिखा हुआ है, इधर आपके पास ना पूरे का पूरा मैग्नीट्यूड आ जाता है, 20 log ऑफ मैग्नीट्यूड। तो जब आपके पास होगा ये डेरिवेटिव फैक्टर, तो यहाँ पे रियल पार्ट आपके पास हो जाएगा 0, इमेजिनरी पार्ट की जगह पे आ जाएगा आपके पास ओमेगा²। तो ओमेगा² अंडर रूट हो जाएगा, तो ये सिंपली आपके पास ओमेगा ही रह जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ पे 20 log ऑफ ओमेगा आ गया। गॉट इट? और इसका फेज़ एंगल टेन इनवर्स, रियल पार्ट तो इसका है 0, इमेजिनरी पार्ट है ओमेगा, तो टेन इनवर्स ऑफ 1/0 आपके पास होता है 90 डिग्री। मतलब यही है ना कि 90 का जो टेन होता है वो आपके पास इन्फिनिटी होता है, ये तो आपको याद होगा। तो यहाँ पे इन्फिनिटी है, चूँकि टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 90। ओके, तो पहले मैग्नीट्यूड के टाइम पे ये मैंने आपको बताया, इस तरह से आपने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, और फेज़ के टाइम पे आपने देखा कि इसका 90 डिग्री आ रहा है फेज़ एंगल, तो डेरिवेटिव फैक्टर के लिए 90 डिग्री के ऊपर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। गॉट इट? आई होप कि ये बात क्लियर हो चुकी होगी। तो अब ज़रा साथ साथ ना डाटा आप भी बनाते जाए,
मैंने भी यहाँ पे लिखा हुआ। सबसे पहले रिकॉल करने के लिए, गेन के टाइम पे मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 20 लॉग ऑफ गेन, और इसका जो फेज एंगल था वो था tan इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल। सही हो गया। तो ये लकीली हमारे पास ज़ीरो ही आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ रियल पार्ट होता है, इमेजनरी पार्ट यहाँ पे ज़ीरो होता है। मैं लिख लेता हूँ, बल्कि काम आएगा बाद में। और डेरिवेटिव फैक्टर के टाइम पे मैग्नीट्यूड का प्लॉट बाकायदा डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यूज़ डाल के आपको बनाना पड़ेगा। आपके पास एक लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन, जो कि ऊपर की तरफ जा रही होगी डेरिवेटिव फैक्टर के टाइम पे। और इसका जो फेज़ एंगल होगा वो जब आप इधर वैल्यू डालेंगे तो खुद ब खुद आपके पास 90 आ जाता है, राइट। अब ज़रा आगे इंटीग्रल फैक्टर की तरफ चलते हैं। लॉगरिथम के अगर आपने रूल्स वगैरह पढ़े हों तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को पता ही होगा। अगर 20 log ऑफ n है तो ये -20 log ऑफ 1 over n होता है। log 1 over n का मतलब है log 1 माइनस log n। log 1 0, तो ये माइनस log n बन जाता है -20 के साथ, मतलब माइनस बाद आ गया तो ये -20 हो जाता है। तो देयरफॉर इसको इस तरह लिखा जा सकता है, 20 log ऑफ n को -20 log ऑफ 1 over n लिखा जा सकता है। ओके, तो ये ऐसा क्यों बताया हमें? ये ऐसा इसने हमारा काम थोड़ा सा ना आसान करने के लिए बताया। इसने कहा कि भाई जो आपके पास डेरिवेटिव फैक्टर्स था वहाँ पे था j ओमेगा रेस टू पावर 1, लेकिन इंटीग्रल फैक्टर में j ओमेगा रेस टू पावर -1 होता है, राइट। j ओमेगा का मतलब आपके पास है s। डेरिवेटिव फैक्टर में था g ऑफ s इज इक्वल टू s, यानी कि j ओमेगा रेस टू पावर 1। इंटीग्रल फैक्टर में है 1 over s, 1 over j ओमेगा यहाँ पे लिखा हुआ। तो इसका मतलब है कि j ओमेगा रेस टू पावर -1 है। तो बजाय इसके कि हम लंबी चौड़ी कहानी में जाएं, उसने कहा कि यार सिंपली यही कुछ ही आप लोग कर लें। लॉगरिथम के रूल्स यहाँ पे पूरे हो रहे हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो होगा -20 log ऑफ ओमेगा। ओके, और इसी तरह इसका जो फेज़ एंगल होगा वो होगा -tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 0। बाकी सब कुछ सेम टू सेम ही रहेगा, राइट। तो इसको भी हम लोग अपनी मेमोरी के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं। इंटीग्रल फैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है -20 log ऑफ ओमेगा, और इसका जो फेज़ एंगल है ये है -tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 0। ओके, अच्छा चलो सही हो गया। डेरिवेटिव फैक्टर में आपको याद होगा कि आपका जो मैग्नीट्यूड का कर्व था ना वो ऊपर की तरफ जाता था। इंटीग्रल फैक्टर में आपका मैग्नीट्यूड का कर्व नीचे की तरफ जाता है। वही मतलब एग्जांपल अगर आप वही ही उठाएं, ओमेगा की जगह पे आप वैल्यूज़ डालते चले जाएं ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़, तो आपका जो ये इस तरह की लाइन है ये बनती चली जाएगी। और फेज़ एंगल तो सिंपली 90 है, -90 है। तो अब आप -90 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले आपने इधर 90 के ऊपर लाइन ड्रॉ की थी, इंटीग्रल फैक्टर के टाइम पे आप -90 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। गॉट इट? अच्छा, यहाँ तक मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी समझ आ ही गई होगी। अब हमारे पास जो अगला फैक्टर है ना वो है फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर। फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर का मतलब है कि जिस तरह ये है g ऑफ s इक्वल टू s+3, तो बेहतर तरीका ये है कि मैं इसको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाऊँ, यानी कि समथिंग +1 कर दूँ। s+3 को अगर g ऑफ s को मैं 3 से डिवाइड कर दूँ, पूरी इक्वेशन को ही करूँगा, ज़ाहिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को करूँगा, तो ये किस तरह बन जाएगा, ये 1/3 × s+1 बन जाएगा। ठीक, तो अब ये वाली जो टर्म है ना ये वैसी ही है जैसा आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। अच्छा, अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना लो फ्रीक्वेंसी 1/t, मैं ज़रा अभी इसके बारे में नहीं बताऊँगा। पहले आप जो बेसिक है अपनी वो क्लियर करें, मैं फिर इसकी तरफ आता हूँ। इसके बारे में मैं अगले लेक्चर में मेरे ख्याल से बता दूँ, पहले आप अपने जो बेसिक्स हैं ना वो उसको क्लियर करें। तो अगेन वही चीज़, मैग्नीट्यूड क्या होता है, 20 log आगे आपका जो पूरे का पूरा फैक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। गेन के टाइम पे आपके पास सिर्फ एक रियल पार्ट था, डेरिवेटिव के टाइम पे आपके पास सिर्फ एक इमेजिनरी पार्ट था। अब क्या है, अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था। मैग्नीट्यूड
इज अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली ये हो गया आपका, सॉरी मुझे कॉल आई थी फ़ोन पे, मैंने इस वजह से ज़रा, अच्छा जी कहाँ पहुँचा था यार, भूल गई बात। ये तो हो गया ना आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर, राइट। अब ज़रा आते हैं इसका फेज़ एंगल। फेज़ एंगल क्या है? इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, यानी कि इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। तो इस केस के अंदर आपके पास इमेजिनरी पार्ट तो है ओमेगा टी जो कि जे ओमेगा के साथ है, रियल पार्ट है 1, तो टेन इनवर्स ओमेगा टी अपॉन 1। तो इस एग्जांपल में आप पता है क्या करेंगे, ये थोड़ी सी इस लिहाज से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आप लोगों के पास कि यहाँ आप ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ डालते चले जाएंगे और ग्राफ प्लॉट करते चले जाएंगे, राइट। अगर आपके पास है s+3, ठीक, s+3, तो यहाँ से आप t निकाल सकते हैं। मतलब इस एग्जांपल के अंदर 1/3 जो है ना वो आपके पास बन जाएगा t। तो इस एग्जांपल के अंदर आप ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ डालते चले जाएंगे और t आपके पास रहेगा 1/3 इस एग्जांपल के अंदर। और फॉर ऑल वैल्यूज़ आप पूरे का पूरा इस तरह का ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ठीक। ये पूरे का पूरा मैग्नीट्यूड का है और ये पूरे का पूरा एंगल का है जो नीचे वाला है। ये मैटलैब की तस्वीर है, ये उसकी स्नैपशॉट ली हुई है एक्चुअली। तो इस तरह से आपके पास बनता है जो आपका फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स हैं, ये उसका ग्राफ इस तरह से प्लॉट होता है। अब ये जो बात लिखी हुई है ना, जो मैंने आपको अभी कहा है कि यार थोड़ी सी स्किप कर लो, वो क्या बेसिकली ये रहा है कि जो लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, यानी कि अगर ओमेगा आपके पास 1/t से बहुत छोटा है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं जो ओमेगा है ना, इसको 0 अगर मैं कंसिडर कर लूँ, बहुत छोटा है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये जो है ना आपके पास √1 ही हो जाएगा और 20 log of 1 आपके पास 0 होता है, सही। इसी तरह अगर आपके पास ओमेगा बहुत बड़ा है, यानी कि फ्रीक्वेंसीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपके पास 1 जो है ना ये इग्नोर हो जाएगा कि भाई इतना बड़ा नंबर है, ये कोई 2 करोड़ है, इसमें ऐड करने से एक क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो फिर मैं ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर को ही कंसिडर करूँगा, अंडर रूट के बाद ये ओमेगा टी बन जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो ये इसीलिए ही ये थोड़ा सा बताया गया यहाँ पे, वजह यही है। एक्चुअली इस तरह की जिस चीज़ें बताई जाती हैं ना, वो इस वजह से बताई जाती हैं कि भाई आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका ग्राफ कहाँ तक गिर सकता है और मैक्सिमम आपका ग्राफ ऊपर कहाँ तक जा सकता है। तो आप जब ज़्यादा और कम के दरमियान में आप रिलेशन देखते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आपके ग्राफ किस तरफ जा रहा है, या एजिम्प्टोट वाली जिस तरह बात मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, तो कम व बेश वही एजिम्प्टोट वाली जो कहानी है ना वो आपको समझ में आ जाती हैं जब इस तरह की कोई सिचुएशन आप लोगों के सामने आती है। ओके, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरह यहाँ पे एंगल की बात भी बताई गई है कि भाई अगर ओमेगा 0 होगा तो 0 ओमेगा अगर 1/t यानी कि जो आपका फैक्टर होगा तो ये 45 होगा, और अगर ओमेगा इन्फिनिटी हो जाए तो ये 90 हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर के ग्राफ बन जाते हैं। और अगर फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर आपके पास डिनोमिनेटर में हो, वही अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की इंटीग्रल फैक्टर के टाइम पे, कि वो -20 बन जाता है, -20 log ऑफ दिस। इसी तरह इसका जो फेज़ एंगल भी होगा वो भी होगा -10 इनवर्स ऑफ ओमेगा टी। तो पहले आपका जो ग्राफ था यहाँ से यूँ ऊपर की तरफ जा रहा था और फेज़ एंगल ऊपर जाके कांस्टेंट हो रहा था। अब क्या होगा? अब ग्राफ आपका मैग्नीट्यूड वाला नीचे की तरफ जाएगा और फेज़ एंगल नीचे जाके कांस्टेंट होगा। ये नीचे आप पढ़ सकते हैं यार, 10⁻⁻1, 10⁻0, 10 और 100, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ हैं। इन फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर आपका सिस्टम इस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, मेरे ख्याल से अब ये मैं एग्जांपल करा ही देता हूँ। टाइम कितना हो गया है? 34 मिनट्स अभी है टाइम। लंबी हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। बॉडी प्लॉट आपको बहुत ज़्यादा आगे अगर आप मास्टर्स वगैरह करेंगे, रिसर्च वगैरह करेंगे, बहुत अच्छा काम हो सकता है बॉडी प्लॉट के ऊपर अगर आप करना चाहें तो।
ड्रॉ द बॉडी प्लॉट ऑफ फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन. ओके, जी ऑफ एस इक्वल टू 20s अपॉन एस प्लस 10. अच्छा, सबसे पहले तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको ज़रा वो जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उसमें लिख देता हूँ. यानी कि जो आपका नीचे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है वो समथिंग इंटू एस प्लस 1 हो. यहाँ पे एस प्लस 10 है तो मैं इस 10 को यहाँ से हटा देता हूँ, जिसका मतलब ये है कि पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दूँगा. ऊपर 2 रह जाएगा, 0.1 इंटू एस और आगे 1. अब जो पहले टी आता जा रहा था ना ओमेगा स्क्वायर टी, अब ये जो टी है ना ये 0.1 बन गया यहाँ पे. ओके, और 2 गेन फैक्टर, एस डेरिवेटिव फैक्टर, 0.1 एस प्लस 1 ये है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर, और ये फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर आपके पास डिनोमिनेटर में है. तो देयरफॉर 0.1 एस प्लस 1 रेज़्ड टू पावर -1. राइट, तो मेरे पास एक तो मैंने ये वाला यूज़ करना है अभी, दूसरा ये वाला यूज़ करना है, और तीसरा ये वाला यूज़ करना है, यानी कि जो नेगेटिव वाला है मेरे पास. फिर बाद में मैंने इन तीनों को सम कर दूंगा, तीनों जो ग्राफ्स बनेंगे इनको सम कर दूंगा और मेरे पास इसका बॉडी प्लॉट आ जाएगा. देखते हैं ज़रा. सबसे पहले तो गेन फैक्टर 20 log of 2 6 डेसिबल. इसका मतलब ये है कि पहली जो मैंने लाइन है ना वो k इज इक्वल टू 2 यानी कि 6 डेसिबल के ऊपर मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी. सही हो गया, ये कॉस का गेन फैक्टर का. दूसरा है मेरे पास डेरिवेटिव फैक्टर. डेरिवेटिव फैक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है, अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखता हूँ, वो है 20 log ओमेगा, 20 log ओमेगा. ठीक, तो ये 20 डेसिबल पर डेकेड. मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज डाल के ही आप इसको प्लॉट करें. तो जब मैं इधर डालूँगा, इधर मैं जब डालूँगा 0.1 तो आपके पास आएगा -20. जब 1 डालूँगा तो आपके पास आएगा 0. जब 10 डालूँगा तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ जो भी बनता होगा मेरे ख्याल से 20 आएगा. तो इस तरह से ना आपके पास ये वाला बन जाएगा, ये वाली जो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है ये डेरिवेटिव फैक्टर की. राइट, अब आते हैं ज़रा आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर है डिनोमिनेटर के ऊपर, उसके लिए. इसके लिए सिंपली यहाँ पे तो उन्होंने अपर और लोअर लिमिट करके लगाया हुआ है. मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप ओमेगा की वैल्यू डालते चले जाएं, इसी के अंदर ही ओमेगा की वैल्यू डालते चले जाएं और आपके पास ये पूरे का पूरा ग्राफ बन जाएगा. आसान तरीका यही है. अभी आप ऐसे करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये जो 10 यहाँ पे आता है, बेसिकली 10 के बाद ना जब 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आएगी 10 रेडियंस पर सेकंड, उसके बाद आपका ग्राफ नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ जाता है डिपेंडिंग. तो अभी आप उसमें ना जाएं, अभी आप फ़िलहाल जो है ना ओमेगा की वैल्यू इसके अंदर डालते चले जाएं, इसी क्वेश्चन के अंदर. एक मिनट, कहाँ गया, इसी क्वेश्चन के अंदर ये नीचे वाली, इसके अंदर ओमेगा की वैल्यू डालते चले जाएं. टी है आपके पास 0.1. फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपके पास एक सेट ऑफ पॉइंट्स आ जाएगा. उन पॉइंट्स को आप यहाँ पे प्लॉट कर दें, आपके पास इस तरह का ग्राफ बन जाएगा. राइट, अच्छा जी, ये तो हो गए जब 3 ग्राफ्स, चूँकि मेरे पास फैक्टर्स 3 थे तो 3 ग्राफ मैंने एक पेज के ऊपर ड्रॉ कर दिए. लेकिन जो स्टार्ट में मैंने आपको बोर्डे की तस्वीर दिखाई थी वो तो बड़ी खूबसूरत सी थी कि मैग्नीट्यूड के ऊपर एक ही लाइन जा रही थी, कभी ऊपर चली जाती है कभी नीचे चली जाती है. ये क्या चक्कर है? वो चक्कर बेसिकली ये है कि हर पॉइंट के ऊपर ना इन तीनों लाइंस को आपस में सम किया जाता है. समझ आई बात की? नहीं आई ना, मैं समझाता हूँ. अब ज़रा देखो 0.1 रेडियंस पर सेकंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर -20 + 0 + 6 क्या आता है आपके पास? -20 + 0 + 6. मेरे हिसाब से तो ये -14 आता है. आगे बात समझ? मेरे हिसाब से -14 आता है, तो मैंने -14 के ऊपर एक डॉट लगा दिया, ये एक पॉइंट आ गया. ओके, आगे अब मैं ज़रा थोड़ा सा आगे चलता हूँ. 0.1 के बाद फॉर एग्जांपल ये 0.2 होगा. यहाँ पे ये पॉइंट प्लस ये पॉइंट प्लस ये पॉइंट, इन तीनों को आपस में सम करूँगा. 0.2 के ऊपर मेरे पास ये आ जाएगा. सिमिलरली मैं ज़रा 1 के ऊपर देखता हूँ. 0 + 0 + 6,
ये 1 मेरा कहाँ पे है, 0 + 0 + 6, यानी कि ये तकरीबन 6 डेसिबल के ऊपर आपके पास ये पॉइंट बना हुआ। ओके, समझ में आ गई इस बात की। तो इन तमाम पॉइंट्स को ना आप ऐड करते चले जाएंगे जितनी भी आपके पास फ्रीक्वेंसीज होंगी, तो इस तरह से कुछ आपके पास पूरे का पूरा ग्राफ बन जाएगा। ये बॉर्डर प्लॉट है फॉर मैग्नीट्यूड, ये बॉर्डर प्लॉट फॉर मैग्नीट्यूड है। फेज़ एंगल अभी रहता है, ठीक है, मैंने कहा ना पूरा दिन लग जाएगा करते करते। मैं जब आपको एग्ज़ाम में दूंगा मैं इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसीज नहीं दूंगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों का फेस टू फेस एग्ज़ाम हो रहा है तो मैं यही करूँगा कि कुछ ख़ास सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेके आ जाऊँगा, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से लेके 1000 तक, कि आप बस इन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर ही जो है ना आपने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो आप बेशक 100 के 10 पॉइंट्स ले लें, वो आपकी मर्ज़ी। मेरी कोशिश यही होगी, क्योंकि अंदाज़ा हो जाता है कि आपका ग्राफ किस तरह से जा रहा है। तो मैं कल जब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे ना अगले लेक्चर में, तो ये बेसिकली 20 डेसिबल पर डेकेड और -20 डेसिबल पर डेकेड वाली जो कहानी है ये भी थोड़ी सी आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे यही कहूँगा अभी उसमें कंफ्यूज ना हो, अभी खुदारा प्लीज़ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ डालते चले जाएं और ग्राफ प्लॉट करना सीख लें। ये जो शॉर्टकट्स हैं ना कि भाई 20 डेसिबल पर डेकेड अगर मुझे पता चल जाएगा तो फिर मैं उसी हिसाब से लाइन लगा दूंगा, ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, लेकिन ये उस वक्त होगा जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। तो पहले अपने बेसिक्स क्लियर करें, इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर लें। ये जो मैंने वीडियो बनाई इसको बार बार देखें, ग्राफ इसको प्लॉट करें। अच्छा, ये तो हो गई ना बात ज़रा मैग्नीट्यूड की, अब ज़रा फेज़ एंगल भी आना है अभी। तो फेज़ एंगल क्या है? तो फेज़ एंगल में एक्चुअली इन्होंने यूँ किया है कि तमाम फैक्टर्स के जो डिफरेंट फेज़ एंगल्स थे ना उन सब को सम करके एक ही लाइन में लिख दिया। तो एक ही लाइन में लिखने के बाद इस तरह की इक्वेशन बना ली। आप ये प्रोसीजर भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने अभी आपको ये प्रोसीजर बताया कि आप सारे डिफरेंट, मतलब फॉर एग्जांपल गेन के लिए आपको पता है 0 ही रहेगा, 0 के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। डेरिवेटिव फैक्टर का आपको पता है 90 है, 90 के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इंटीग्रल फैक्टर के अंदर जो है ना, सॉरी जो फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर है डिनोमिनेटर पे, यहाँ पे आप ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ चलते चलते लगाते चले जाएंगे तो आपके पास थोड़ी सी कर्व सी लाइन आएगी, तो उसके ऊपर आपने प्लॉट करना होगा। तो इन्होंने बादल तीनों को सम करके लिख दिया है, बात वही है, एक ही है, कोई इसमें मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है। आई होप कि समझ आ गई होगी, पता नहीं आई है नहीं आई मुझे नहीं पता। बाल यहाँ पे ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ डालते चले जाओ और आपके पास ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनता चला जाएगा। डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट करते जाएं और ब्ला 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 डालते चले जाएं। तो एंड पे इन दोनों को ऐड करके सम करके दिखा दिया इन्होंने। ये आपके पास बॉर्डर प्लॉट है, एक छोटा सा सिस्टम जिसके अंदर आपके पास 3 फैक्टर्स थे। बज़ाहिर बड़ा छोटा सा लग रहा था, लेकिन आपने देख लिया मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा रफ़ है। सो परेशान नहीं होना, आगे और एग्जांपल्स भी करेंगे और ये मैं इसका एक आध क्वेश्चन ज़रूर दूंगा आपको। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है।